सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 14 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन टुडेज़ एनालिसिस विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज पे हमारे सामने एक बहुत बड़ी खबर है ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर। जैसे कि हमने पुरानी भी वीडियो में आपको बताया था कि ब्रॉडकास्ट बिल जो लाया जा रहा है, इससे सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अपने हिसाब से चलाने की। वो क्या कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, वो कंटेंट पब्लिश क्या कर सकते हैं। और इसी बिल में बात करी गई थी एक कमेटी की जो हर यूट्यूब चैनल को बनानी पड़ेगी, जो वीडियो पब्लिश करने से पहले उसे रिव्यू करेगी कि क्या वो एट पार विद द गाइडलाइंस हैं, क्या उससे कोई अशांति तो नहीं फैलेगी समाज में, या वायलेंस तो नहीं है, या फिर फेक प्रोपेगेंडा तो नहीं है। इसके अलावा एक और इसमें प्रावधान था कि अगर कोई फॉरेन यूट्यूब चैनल है, जैसे कि सरकार अब की इस बार बहुत परेशान रही थी कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स से, ध्रुव राठी वगैरह से और बहुत यूट्यूबर्स से। तो अगर कोई भी फॉरेन यूट्यूब चैनल है, फॉरेन यूट्यूबर है, अगर उसको इंडिया में आना है, यूट्यूब अपना चलाना है, तो उसको इंडिया में एक रिड्रेसल सेल बनाना ही पड़ेगा। तो इसका भी विरोध हुआ था कि मतलब इसमें ओवरऑल आसान भाषा में क्या था कि ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम वाला बिल था, ब्रॉडकास्ट बिल। और इवन यूट्यूब चैनल्स ही नहीं, न्यूज़ चैनल्स भी शामिल थे इसमें। और सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि बहुत ही सफाई के साथ यूएस से हमारे संबंध ख़राब ना हो, तो प्लेटफॉर्म्स को इससे एग्जेम्प्ट कर दिया था। एक्स, फेसबुक वगैरह थे। और इवन ब्रॉडकास्ट बिल में जो हम लोग और आप लोग कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं या कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं, हमको भी गवर्नमेंट लायबल कर सकती थी, उस कमेंट के लिए ज़िम्मेदार बना सकती थी उस कमेंट से होने वाली हानि के लिए। तो ये एक अथॉरिटेरियन बिल था जिसे। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें कि ये बिल बहुत ही शांति से पास कराने का प्रयास में थी गवर्नमेंट। जनरली कोई बिल पास होता है तो पूरी पार्लियामेंट में जाता है, उसका रिव्यू होता है हर किसी के पास, हर कोई अपना उसमें एवेल्यूएशन करता है, फिर आपको उसे अप्रूव करने के लिए अलाउ कर देता है। ये बिल सिर्फ गिने चुने लोग के पास ही पहुंचा था और उनसे ये नॉन डिस्क्लोजर भी कर साइन करवाया गया था कि आप ये बाहर किसी को नहीं बताएंगे। मतलब ये बिल चुपके से लाने का प्रयास करा जा रहा था, जिसके माध्यम से इसे पास कर देंगे और इसके लागू होते ही गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंट्रोल कर लेगी। फ़िलहाल अच्छी बात है, सरकार ने ये इससे पहले की बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती और सरकार की बदनामी होती, ये वापस ले लिया है। Last month, the ministry had shared the new draft bill with a handful of stakeholders and invited the comments. At least three sources, including senior government official and two industry executives, confirmed to the Indian Express that the ministry has now asked stakeholders to return the draft bill. अब गवर्नमेंट ने कह दिया आप लोग वापस कर दीजिए। The new draft bill faced criticism for including independent online news creators within its ambit, seen as government overreach. The ministry is now expected to rework and fine-tune the definition of who can be called a broadcaster. तो ये वापस हो चुका है। बाकी अगली खबर है बंगाल, पश्चिम बंगाल को लेके जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने संडे तक का टाइम दे दिया है पुलिस को, आरजी कार मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट की फाइनल दोषियों को अरेस्ट करे, उन पर कार्रवाई शुरू करवाए, वरना सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एक और तंज कसा भी है कि सीबीआई से आप लोग को ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई हैज़ अ लो सक्सेस रेट। तो सीबीआई का भी इतना अब ट्रस्ट नहीं है लोगों में, और ऐसा ममता बनर्जी जी ने कहा। ओवरऑल गवर्नमेंट अभी देख रही है, एक व्यक्ति को अरेस्ट भी करा गया है इसमें। इसके अलावा आफ्टर 5 ईयर्स रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 4% टू 3.54% इन जुलाई। ये मैंने को पहले कहा था कि ये असल में कुछ कम नहीं हुआ है, ये कैलकुलेशन का डेफिनेशन बदल दिया है गवर्नमेंट ने।
After remaining above 4% mark for nearly 5 years, retail inflation slipped into 59-month low 3.54%. इसमें मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, आप थंबनेल देख के भी पहचान सकते हैं कौन सी वीडियो मैंने इसका जिक्र करा होगा. फूड इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो स्लिप 13-month लो ऑफ 5.42% इन जुलाई. ठीक है, ये इसमें आपको जानना क्या ज़रूरी है. पहले बात तो देखिए, ये सिर्फ डेफिनेशन चेंज कर दी है कैलकुलेट करने के लिए, इस वजह से ये कम आंकड़े निकल के आ रहे हैं. फिलहाल कमिंग बैक टू द स्टैटिक पॉइंट, इसमें आपको जानना ज़रूरी है CPI के बारे में, WPI के बारे में, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या क्या कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें क्या लिंक है CPI WPI में, और IIP इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या होता है. इसके बारे में आप अध्ययन करिएगा अपने आप से. इस न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उन पॉइंट्स को एड्रेस करना ज़रूरी है. बाकी जो ग्लोबल रैंकिंग आई है NIRF की, नेशनल रैंकिंग जो आई है NIRF की, उसमें DU के कॉलेजेस तो टॉप पे है हमेशा की तरह, फिर JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस वगैरह वगैरह. तो रैंकिंग्स भी अच्छी ज़रूरी होती हैं, मगर हमारा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछा जाता है वो होता है QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग. ये QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये ग्लोबल रैंकिंग्स होती हैं, ग्लोबल रैंकिंग्स होती हैं. इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी समथिंग 100 रैंक पे आती है, मतलब बहुत ही लो रैंक है ग्लोबल लेवल पे. QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ये हमारे ज़रूरी जानना. NIRF भी ठीक है, वो हमारी नेशनल रैंकिंग्स है. आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ, आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा. ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए ठीक है, वरना इसमें आपके काम का भी कुछ नहीं है. और पूजा खेट का जो इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा, फेक सर्टिफिकेट लगा के IAS बनी थी पूजा खेट कर, ये फ़िलहाल तो फ़रार चल रही हैं, दुबई चली गई हैं सूत्रों के हिसाब से जो खबरों में आ रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है अगस्त 21 तक अरेस्ट के लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट थोड़ा सा नरमी बरत रही है इनको लेकर. नवीन अजय सपोर्ट टू कंटिन्यू सेंटर टू कंटिन्यू सपोर्ट टू यूनेस्को कलिंगा प्राइज. आइए देखते हैं इसमें क्या जिक्र करा है. Science and Technology Ministry has withdrawn its contribution to the prestigious UNESCO Kalinga Prize for Popularization of Science, UNESCO's oldest award. Instituted through a donation by Odisha former Minister Chief Minister बिजू पटनायक. असल में एक अवार्ड शुरू करा गया था जो कि उड़ीसा के आपके बिजू पटनायक साहब ने 1951 में अपने इनिशिएटिव से शुरू करवाया था कि ये अवार्ड दिए जाने चाहिए यूनेस्को कलिंगा प्राइज़, साइंस के कंट्रीब्यूशन में जो लोग हैं उनको. Officials also said that decision to withdraw the Department of Science and Technology and annual contribution to the award was part of recent decision to rationalize all science awards. और हाल ही में निर्णय गवर्नमेंट ने ये लिया था DST ने कि हम यहाँ से इससे विड्रॉ करेंगे. The government had last year instituted a new science set of science awards called राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, और सरकार अब दे रही है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP. ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है आपका ये 4 टाइप का होता है. इसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है वेबसाइट पे, आप देख सकते हो जाके, है ना. तो फिलहाल उड़ीसा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बिजू पटनायक साहब, नवीन पटनायक साहब ने ये कहा है कि जो उनके पिताजी बिजू पटनायक साहब ने 1951 में अवार्ड शुरू करा था, वापस से शुरू करा जाए और सपोर्ट करे गवर्नमेंट. द कलिंग प्राइज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ ओडिया प्राइड बट इट हैज सेट अ लेगेसी फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस ग्लोबली. This prize was made possible with a generous grant of £1,000 to UNESCO from Kalinga Foundation Trust. Over the years, it has been highly quoted prize and has also become symbol of Odia unity at the international level. Kalinga Prize is not just an international award, but is a great legacy which people of Odisha are proud to identify within themselves. उड़ीसा का कई चीज़ों में कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़ चढ़ कर रहा है. उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा ने ही आगे आके हॉकी को सपोर्ट करा, जिस वजह से हॉकी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. पहले हॉकी की स्थिति बहुत ख़राब थी, उड़ीसा ने हॉकी को गोद लिया और इंडियन हॉकी को सही में एक नए आयाम पे पहुंचा दिया है. उड़ीसा ने, जैसे इस आर्टिकल में पढ़ा, साइंस
को मोटिवेट करने के लिए कोई यूनेस्को कलिंगा प्राइज़ शुरू करा था। तो ऐसे ही स्टेट्स को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए। तो इस आर्टिकल से की टेक अवे आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कि स्टेट्स को और इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो गवर्नमेंट के टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, सीएम्स हैं, इनको भी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए आउट ऑफ द पार्टी लाइंस एंड आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना? तो हम भी हॉकी की तरह ग्रो कर पाएंगे आगे। आज के एडिटोरियल में ये वाला आर्टिकल तो हिंडनबर्ग को लेके, इस पे ये आप पे काम का नहीं है। When it rains, bumper kharif harvest and benign global prices with no fresh supply stocks could ease food inflationary pressures. The southwest monsoon season had a poor start. हम जानते हैं कि बहुत देर में लेट शुरू हुआ है. With all India rainfall in June 10.9% below the long period average, the rains were subpar everywhere save the south, Maharashtra and west. But as El Nino ebbed and transitions into a neutral phase, जुलाई रिकॉर्डेड 9% अबव नॉर्मल रेंज। और जहाँ पे शुरुआती लेट हुई थी, कम हुई थी, वहीं पे जुलाई में हद से भी ज़्यादा बारिश हो गई। द करेंट मंथ हैज़ बीन इवन बेटर, 26% अबव नॉर्मल रेनफॉल। बहुत बढ़िया बारिश हुई है दवा के। टेकिंग द कम्युलेटिव सरप्लस फॉर द सीज़न टू 6.3% टिल अगस्त 12, और सरप्लस हुआ है वो लगभग 6.3% का देखा गया है। द डेफिशिएंसी इज नाउ लार्जली इन बिहार, झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, where farmers have access irrigation. In short, the monsoon has been good so far while also helping recharge the groundwater. तो ओवरऑल इस बार बारिश के ज़्यादा होने से फ़ायदा रहा किसानों को भी कि अच्छी तरीके से सिंचाई हो गई है। The well distributed rains both spatially and temporarily have led to increased area sown under all big ticket खरीफ crops. ठीक है, पैडी पल्सेस वगैरह, मतलब अब ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब यूनिफिशन मानसून हैज़ हैड नो हीट वेव्स विल प्रोवाइड वेलकम रिलीफ ऑन फूड इन्फ्लेशन। और अगर हमारा ऐसा ही बढ़िया रहा मौसम, फसलें सही से उगेंगी, फसलों का सरप्लस रहेगा, तो हमको ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा फूड इन्फ्लेशन में कमी के रूप में, है ना? जो खाद मुद्रास्फीति बढ़ रही है हमारी। द लाइटर रूल्ड अबव 8% ईयर ऑन ईयर फॉर 8 स्ट्रेट मंथ्स फ्रॉम नवंबर 2023, फॉलिंग टू 5.4%। मतलब जो अभी तक फूड इन्फ्लेशन आपका 8% पर चल रहा था, और वो भी नवंबर 2023 से पूरे 8 महीने तक ऊपर की तरफ था, वो 5.4% पे आ गया जुलाई कब 2024 में। ठीक है ना? थैंक्स टू दी हाई बेस इन्फ्लेशन ऑफ 11.5% लास्ट ईयर फॉर सेम मंथ, द RBI हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, rightly so, knowing how food prices matter in inflation expectation among Indian households and firms. A bumper kharif harvest, benign global prices with no fresh supply shocks will ease food inflation pressures forward. मतलब बढ़िया रहने वाला है, और सरप्लस होने से मार्केट में जब इनपुट आता रहेगा तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे, और स्टेबल प्राइस रहेंगे तो हमको फ़ायदा कंज्यूमर को ही होगा, है ना? अगला आर्टिकल है, फॉर द पेशेंट से रिमूविंग क्लिनिकल ट्रायल रिक्वायरमेंट्स फॉर कटिंग एज थेरेपीज कुड बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग सक्सेसिबिलिटी। ये मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिए कल जाके, पूरा मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जापान, कनाडा, EU, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, अगर कोई यहाँ से दवाई लाई जा रही है पर्टिकुलर काम के लिए, पेंडेमिक के संबंध में दवाई है, मिलिट्री पर्पस के लिए है, मिलिट्री ट्रायल के लिए है, और 2-3 बातें और हैं, अगर कुछ विशेष कामों के लिए कोई भी दवाई भारत में इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास करा जा रहा है, तो उस पर्पस से फिर से उनको ट्रायल पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा से ट्रायल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस मेडिसिन को उन्हीं मानकों पे जो ट्रायल्स सर्टिफिकेशंस कहाँ से मिले हुए हैं, कुछ देशों का नाम बताया है, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, EU और जापान।
तो जो सर्टिफिकेशंस यहाँ मिले हुए हैं उस पर्टिकुलर दवाई को इंडिया में हम उसको वैलिड मानेंगे और हम एक और दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे। क्यों हम मना कर रहे हैं करने से क्लिनिकल ट्रायल? कि क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए उस दवाई को फिर से लैब्स को दिया जाता है, लैब्स उस पर अध्ययन करती हैं, टाइम लग जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लैब्स में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि आज भेजा और शाम तक रिजल्ट आ गया, नहीं, समय लगता है। दूसरी बात है, इस पूरे पर्पस में जो फार्मा कंपनी होती है, बीच में ये वाली कॉस्ट ऐड हो जाती है क्लिनिकल ट्रायल्स में लैब्स की, वो कॉस्ट अल्टीमेटली दवाई पे बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो टाइम भी जा रहा है और दवाई की कॉस्ट भी बढ़ रही है ना? बाकी मैंने डिटेल में पूरा बताया हुआ है, आप कल देख लेना इसको जाके कि क्या कहा है DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लेकर। फ़ायदा रहेगा अगर ऑलरेडी हमें सर्टिफिकेशन मिली हुई है इन देशों से कुछ पर्टिकुलर दवाइयों को लेके पर्टिकुलर काम के लिए, तो हम इनका एक दोबारा ट्रायल नहीं कराएंगे, हम उनको ऐसे ही देश में आने देंगे। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कमेंट्री बांग्लादेश को लेके है। आप ये सिर्फ कमेंट्रीज़ हैं, तो मैं इनके लिए तो यही कहता हूँ कि आप सिर्फ रीडिंग मार लिया करिए, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूज़ कंटिन्यूटी में रहती है ना, तो आर्टिकल्स उनको लेके आते रहते हैं। मगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ढाका पे रिसर्च नहीं पूछने वाला कोई भी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये और एक्सप्लेन पेज पर आ रहे हैं हम, तो शुरू करेंगे। हाउ तुंगभद्रा डैम गेट स्वेप्ट वॉज सेट बाय फार्मर्स आर फियरफुल। तुंगभद्रा डैम असल में बहुत पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ना टूट गया गेट उसका। A flood alert has been sounded downstream of the Tungabhadra Dam in Karnataka's Koppal district after one of the 33 crest gates of the massive stone masonry dam across Tungabhadra river were washed away in the Saturday evening. पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए इसका मतलब कि पानी का फ्लो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो अनकंट्रोल हो चुका है। The crest gate failed after a link in the chain used to operate it broke. The force of the water in the dam swept 60-foot by 20-foot gate, weighing around 20 टन, सम 500 फीट अवे। मतलब इतना भारी गेट होता है ये, बहुत बड़े बड़े गेट्स होते हैं, और एकदम कागज़ की तरह उड़ा के ले गया। वाटर इन रिजर्वायर की बात करें तो कितना पानी था, इतना पानी का फ्लो कैसे आ रहा था, इतना ओवरफ्लो हो गया था क्या? ऑन अगस्त 10 द रिजर्वायर लेवल वॉज एट इट्स मैक्सिमम 1633 फीट एंड द डैम वॉज फुल टू इट्स कैपेसिटी, और डैम टोटल कैपेसिटी फुल चल रहा था। The inflow was 40,925 cusecs and outflow was 28,133 cusecs according to तुंगभद्रा बोर्ड स्टेटमेंट। मतलब पानी का इतना ओवरफ्लो हो गया था, फिर पानी भी धीरे धीरे जा रहा था। इस फ्लो को, प्रेशर को गेट झेल नहीं पाए। पानी, डैम्स का काम क्या होता है, धीरे धीरे पानी को रिलीज़ करते रहना, तुरंत नहीं कर सकते वरना फ्लड का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब बात यह है कि जब गेट ही नहीं बचा है तो पानी का फ्लो तो अनकंट्रोल्ड आ रहा है ना। ये अब चिंता फार्मर्स को हो रही है कि फ्लडिंग हो जाएगी उनके फार्म लैंड्स में, क्योंकि पानी को कोई रोकेगा नहीं। रिजर्वायर का काम क्या होता है, पानी इकट्ठा करना। इसका काम क्या होता है कि पानी को समय समय पर रिलीज़ करते रहना, ताकि जो पहली बात तो नेचुरल फ्लो है वो मेंटेन रहे। अगर कोई नदी इससे सिंचित हो रही है वो मेंटेन रहे। दूसरी बात है, इसके आसपास के क्षेत्र में जो खेत होते हैं उनमें भी पानी का सप्लाई होता रहे नहरों के माध्यम से। इस पूरी प्रक्रिया में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है गेट आपका। ठीक है ना? गेट का काम यही होता है कि समय समय पे इसे भी खाली करता रहे, फ्लो मेंटेन रखे, फिर यहाँ बिजली का निर्माण अगर हो रहा है तो बिजली का निर्माण भी होता रहे, पावर जनरेशन। अब ये गेट ही नहीं बचा है तो ये चिंता का विषय फार्मर्स को हो रही है कि कहीं फ्लडिंग ना हो जाए हमारे खेतों में। तुंगभद्रा डैम आपका ये रहा। डैम वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन 1860 to mitigate the impact of recurrent famine in the Rayalaseema. Construction was began by the erstwhile governments of Hyderabad and Madras in 1945 and the project was completed in 1953. ठीक है ना? Repairs and fears. The crest gate has swept away, is located in the middle of the dam and repairs can begin only after 60-65% of the water in the reservoir has been discharged. और रिपेयरिंग काम तभी हो सकता है जब लगभग 60% तक का पानी खाली कर दिया जाए, उससे पहले रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। The repair will be carried out as soon as possible with the consultation with experts.
तो देखते हैं। डर इसमें वही है, कल्टिवेट द फील्ड अपस्ट्रीम आर अफ्रेड दैट ड्रेनिंग ऑफ द रिजर्वायर टू कैरी आउट रिपेयर्स विल इम्पैक्ट द इरीगेशन, दोज डाउनस्ट्रीम हैव द सेम फियर। अब देखिए समस्या दोनों तरफ आ रही है। जो ऊपर रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपने पानी रिजर्वायर का जो पानी है, जो लोग ऊपर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनको डर इस बात का कि अगर रिजर्वायर का पानी कम कर दिया, खाली कर दिया रिपेयर करने चक्कर में, तो भैया इरीगेशन समस्या ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ऊपर जो हमारे फार्म्स वगैरह हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगी। नीचे वालों को डर इस बात का है, जो नीचे फार्म में रहते हैं डाउन स्ट्रीम, एक होता है ना, एक होता है अपस्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम होता है। जो नीचे रह रहे हैं उनको डर इस बात का है कि अगर हमने 60% का पानी खाली कर दिया तो हमारे तो खेत गए, है ना। तो यहाँ पे तुंगभद्रा डैम में डिलेमा सा आ गया है। हल ही करना तो पड़ेगा क्योंकि बिना रिपेयर करे काम हो भी नहीं पाएगा। गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीका निकालेगी एक्सपर्ट्स के माध्यम से। इंडियन बुक वाला आर्टिकल आपसे नॉलेज के लिए पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, सारा आर्टिकल में टाइम देंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे। यूक्रेन पुश इनटू रशियाज क्रूज, व्हाट्स हैपनिंग नाउ एंड व्हाई। ये भी आर्टिकल ठीक ठाक है, मैं सिर्फ जूम कर दे रहा हूँ इन केस आप पढ़ना चाहो। नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। ये ज़पोराइज़िया न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है यूक्रेन का ज़पोरिजिया। इसके अलावा अच्छी रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हम वेबसाइट पर डाल दिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और ये एक क्विक एनालिसिस था, तो जो आर्टिकल ज़रूरी थे वो हमने आपको बता दिए, एक ओवरव्यू दिया है। बाकी अखबार का अध्ययन आप पूरा करिए, आपके हिसाब से जो ठीक लगे आप उसका अध्ययन करिए, ठीक है। एक ओवरव्यू आपको दे दिया, ताकि आपको जो अखबार का डर रहता है ना, एक बार खोलते हैं समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये आपके मन से हमने निकालने का थोड़ा बहुत छोटा सा प्रयास करा है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।